हमारा जो पहला पहला चैप्टर है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है। अब आप मुझे खुद ही बता सकती हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। Study of charges at rest. शाबाश। स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। एंड व्हाट डू यू नो अबाउट चार्जेस? चार्जेस क्या है? चार्ज क्या होता है? कुछ ध्यान में नहीं आ रहा है, चले मैं बताता हूँ। हाँ, हम्म। ओके। तो चार्ज ठीक। किसी भी ऑब्जेक्ट की ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं जिसकी वजह से, लेट्स सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, अगर इसके ऊपर किसी भी किस्म का चार्ज है तो इसके ऊपर चार्ज को हम कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि इस चार्ज की कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी की वजह से वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को या तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। अच्छा। ठीक है। मींस चार्ज जी। किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी का नाम है जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। ठीक है। जी। अब चार्ज की टाइप्स कितनी होती हैं, कितने किस्म के चार्जेस होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव। दो किस्म के होते हैं ना, पॉजिटिव और जी। नेगेटिव चार्जेस होते हैं। नेगेटिव। सही है। अभी हम वहाँ पे न्यूक्लियर फिजिक्स को जब स्टडी कर रहे थे उस वक्त हमने कहा कि अगर दो एक जैसे चार्जेस एक दूसरे के नज़दीक नज़दीक आ जाएं तो उनके दरमियान में कौन सी फोर्स होगी? रिपल्जन। रिपल्जन की फोर्स होगी। अगर दो अनलाइक चार्जेस एक दूसरे के नज़दीक आ जाएं तो उनके दरमियान में कौन सी फोर्स होगी? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन की फोर्स होगी। So that means there exists some kind of force between two like or unlike charges जब वो एक दूसरे के जी। नजदीक होते हैं, है ना। जी। तो उस फोर्स को जो चार्जेस के दरमियान में पाई जाती है उस फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। यहाँ ठीक। पर एक और चीज ध्यान में रखने वाली है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसको कब कहेंगे? जब वो रेस्ट पर मौजूद चार्जेस के दरमियान में फोर्स हो। ठीक है। ठीक। अब आपको चार्ज क्या होता है ये भी पता चल गया। जी। ये भी पता चल गया कि लाइक चार्जेस के दरमियान में रिपल्जन की फोर्स होती है अनलाइक चार्जेस के दरमियान में। ये सारी बातें 10th क्लास में पढ़ी गई हैं, इसमें जैसे मैं डिटेल में लिख नहीं रहा यहाँ पे। जी। ठीक है। जी। एंड टाइप्स ऑफ चार्जेस का भी आपको पता चल गया, दो किस्म के चार्जेस होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये चार्जेस जो हैं ये बनते कैसे हैं? केमिस्ट्री में आपने ये बात पढ़ी भी है कि जो एटम है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। उस भाईजान के सेंटर में ना एक न्यूक्लियस होता है और उसके इर्द गिर्द कुछ प्लानिटरी मोशन कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब हर ऑर्बिट में जी। इलेक्ट्रॉन्स की तादाद डिफरेंट होती है डिपेंडिंग ऑन द शेल। ठीक है। तो आपने पढ़ा कि पॉजिटिव आयन कब बनता है? कब बनता है पॉजिटिव आयन? जब कोई एटम, सादा सा एटम, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। जी। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ, गौर से सुनिएगा। जब कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है ना तो वो कौन सा चार्ज बन जाता है? उस एटम के ऊपर कितना चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव पॉजिटिव। चार्ज आ जाता है। एक इलेक्ट्रॉन के रिमूव होने से एक इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है। ठीक। वैसे एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ कॉलम। वैसे इसको वेरीफाई कीजिएगा बुक से, इतना ही जी। होता है में। ठीक है। और जब एक एटम ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो उस एटम के ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज आ गया? इतना ही पॉजिटिव चार्ज। 1 पॉइंट। जी। ठीक है। 1.6 इंटू जी। 10⁻⁻⁹ अगर दो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए तो इसी इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। शाबाश, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। अगर 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। 3 से। तो लेट्स जी। सपोज ये हमारे पास एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट है। ठीक है। पाइप फर्ज कर लें छोटा सा, या जी। कोई कोई भी चीज फर्ज कर लें। इसके अंदर से ना बेतालशा एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए? हम्म। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव। एन। तो इसके ऊपर जो टोटल चार्ज आएगा वो असल में एन को
वन इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करके हासिल होगा ना। जी बात समझिए आप, जी जी कि जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा था तो एक इलेक्ट्रॉन जितना पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, तो दो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे थे तो दो इलेक्ट्रॉन जितना पॉजिटिव चार्ज आ रहा था। तो ये क्यों है ना, ये किसी भी चार्ज के ऊपर, किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज की मिकदार को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। ठीक है। जब किसी ऑब्जेक्ट के ने एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं, तो उस पूरे ऑब्जेक्ट के ऊपर जो टोटल चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज को रिमूव होने वाले इलेक्ट्रॉन की तादाद से मल्टीप्लाई करके हासिल होगा। तो हमें यहाँ पर एक फार्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है कि एन मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ई। तो वो ठीक। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर टोटल चार्ज को फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला हो गया। ये क्यों क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज। क्वांटिटी ऑफ चार्ज। हाँ ओके। जी। ओके, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज होने के बाद किसी साथ वाले एटम के पास जा रहा है, ठीक है, जो पहले से न्यूट्रल था, जी तो अब उस एटम के पास वन इलेक्ट्रॉन जितना नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ना। जी हाँ जी, तो आपको यहाँ से पता चल रहा है कि जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है, जब एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है। जी हम्म। अगर जी ये एटम एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कितना आएगा, इस फार्मूले से फाइंड आउट किया जा सकता है। जी। शाबाश। तो यहाँ से हमें ये फार्मूला क्लियर हो रहा है। इस अब मुझे बताओ कि क्या किसी एटम के ऊपर 1.5 इंटू 10⁻⁻⁹ कॉलम चार्ज आ सकता है, यस और नो। अगर वो नहीं। नहीं, शाबाश, नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि सबसे छोटा चार्ज जो रिमूव या ऐड हो सकता है वो इतना है, 1.6 इंटू टेन वो यही है। माइनस जी नाइनटीन कॉलम है। इससे कम तो हो ही नहीं सकता। एक फिक्स मिकदार है ना। जी तो इस फिक्स मिकदार में हम यहाँ से चार्ज को रिमूव भी कर सकते हैं, चार्ज को ऐड भी कर सकते हैं। किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज आएगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज के इंटेग्रल मल्टीपल के इक्वल होगा, उससे कम या ज्यादा ठीक। नहीं होगा। नहीं होगा। तो इसी को कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या कहते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हम्म। तो यहाँ क्वांटाइजेशन तक आपको बातें समझ में आई होगी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज तक, कि चार्ज की जी। मिकदार हमेशा बॉडी के ऊपर ना वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटेग्रल मल्टीपल के इक्वल होगी, उससे कम या ज्यादा नहीं हो सकती। नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉलम्स लॉ, ठीक है। जी तो कॉलम्स लॉ जो है वो सबसे पहले एक फ्रेंच फिजिसिस्ट थे, चार्ल्स ऑंगस्टन डी कॉलम, जिसने 1785 में ये लॉ पेश किया, ठीक ठीक है। है। तो उसने काम क्या किया, असल में उसने काम किया कि वो दो चार्जेस के दरमियान में फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए कोई फार्मूला तलाश करना चाह रहा था, ठीक है। जी तो उसने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स रिपीट किए हैं। उन एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करने के लिए उसने एक डिवाइस यूज़ की। उस डिवाइस का नाम था टॉर्शन बैलेंस, ठीक है। टॉर्शन बैलेंस के थ्रू वो ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था। टॉर्शन बैलेंस कुछ इस किस्म की डिवाइस होती है, आप स्लाइड पे देख सकती हैं कि यहाँ पर ना एक जी स्ट्रिंग के ज़रिए से एक वो रॉड को अटैच किया गया है। इस जी। रॉड को हम चार्ज कर सकते हैं समहाउ, ठीक है। और यहाँ अच्छा। पर दूसरा रॉड है। इन दोनों, सही। जो दोनों बॉल्स हैं ना, इन दोनों को हम चार्ज कर सकते हैं। जब ये चार्ज होती हैं तो चार्ज होने की वजह से या तो अट्रैक्शन या रिपल्शन की फोर्स इनके दरमियान में आती है ना। जी तो उसकी वजह से ये वायर इस रॉड को रोटेट करवाती है, ठीक है। जी। ये जो वायर है इस डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू कर देती है। अब ये जो रोटेशन का एंगल है वो इस स्केल के जरिए से मेजर किया जा सकता है। ये आपको एक स्केल नजर आ रहा है ना। जी
स्केल के ऊपर इस रॉड की रोटेशन को नोट किया जा सकता है। तो वो जो रोटेशन का एंगल है वो इन चार्जेस के दरमियान में मौजूद फोर्सेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाया गया। 1785 में चार्ल्स कॉलम ने ये ऑब्जर्वेशंस रिपीटेडली कई मरतबा एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए और अपने रिजल्ट्स को समराइज किया और एक स्टेटमेंट पेश की। उस स्टेटमेंट को आजकल हम क्या कहते हैं? कॉलम्स लॉ कहते हैं। और वो स्टेटमेंट क्या थी? ठीक है। क्या कहती है स्टेटमेंट? द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स between two point charges is directly proportional to the magnitude of charges and inversely जी proportional to the square of the distance between them। तो इस स्टेटमेंट को कॉलम्स लॉ कहा जाता है। ओके। ठीक है। जी तो उसके बाद अब ये फार्मूला हमारे सामने कैसे आया, तो उसको जरा समझें। चार्ल्स कॉलम ने जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो उसने दो चार्जेस अज्यूम किए। एक चार्ज के एक पार्टिकल है, पॉइंट पार्टिकल, उसके ऊपर चार्ज को Q1 कंसिडर किया जा रहा है। दूसरे पार्टिकल के ऊपर चार्ज को Q2 कंसिडर किया जा रहा है। ठीक है। इन दोनों के सेंटर्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो R है और इनके दरमियान में पाई जाने वाली फोर्स का मैग्नीट्यूड F है। ठीक है। जी तो चार्ल्स कॉलम ने कहा कि ये जो फोर्स है इन दो पार्टिकल्स के दरमियान में, पॉइंट पार्टिकल्स के दरमियान में, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है Q1 और Q2 चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के। मतलब क्या कि अगर Q1 को Q2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये चार्जेस के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट आ जाता है। तो ये इन चार्जेस के दरमियान में फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। दैट मीन्स कि प्रोडक्ट जितना ज़्यादा हाई होगा, इनके दरमियान में पाई जाने वाली फोर्स उतनी ज़्यादा हाई होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब यही है ना। जी और इन दो चार्जेस के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट जितना कम होगा उतनी ही ये फोर्स कम होगी। एक चीज। दूसरा, ये जो जी फोर्स है वो दूसरा फैक्टर जिसके ऊपर डिपेंड करती है वो है इन दो चार्जेस के सेंटर्स के रेडियस दरमियान में पाए स्क्वायर। जाने वाला डिस्टेंस। रेडियस नहीं बोलो, डिस्टेंस बोलो। ठीक है। ओके। जी ये फोर्स उन दोनों चार्जेस के सेंटर्स के दरमियान में पाए जाने वाले डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स कि अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो स्क्वायर की वैल्यू बढ़ेगी और स्क्वायर की वैल्यू बढ़ने से फोर्स कम होगी। सही है। ठीक है। जी तो ये जो दो रिलेशंस आ रहे हैं, इस रिलेशन को मैं रिलेशन 1 का नाम दे देता हूँ, इस रिलेशन को रिलेशन 2 का नाम दे देता हूँ। तो इन दोनों रिलेशंस को कंबाइन एक रिलेशन में अगर लिखा जाए तो इस तरह से लिखा जा सकता है कि F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ठीक है। आपने जी मैथमेटिक्स में छोटी क्लासेस की, 7 8 क्लास की, 9 क्लास की मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन जो होता है ना, इसको रिमूव करके इक्वालिटी का साइन इंट्रोड्यूस करवाया जाता है तो तो एक कांस्टेंट कांस्टेंट लगते हैं। कांस्टेंट लग जाता है। तो यहाँ पर वो कांस्टेंट रिप्रेजेंट किया जा रहा है के से। के ठीक है। Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ठीक है। अब ये के क्या चीज़ है? के एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। जी सही है। जबकि इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को एक स्पेसिफिक नाम दे दिया गया है, जिस तरह आप स्प्रिंग कांस्टेंट कह रही थी, यहाँ पर इसको कॉलम्स कांस्टेंट कहते हैं। तो अब आपको पता चला कि ये जो फार्मूला हमने स्टेटमेंट के साथ लिखा हुआ था ये कैसे फार्मलाइज हुआ और कैसे सामने आया। ठीक है जी जी। तो इस के की वैल्यू एक कांस्टेंट है, जैसे कि हमने कहा कि ये कांस्टेंट नंबर है तो इसकी वैल्यू कांस्टेंट है। तो उस वो कांस्टेंट क्या है? जस्ट अ मिनट। तो उस कांस्टेंट के को फाइंड आउट किया जा सकता है एक फार्मूले से। उस के की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए भी एक फार्मूला है और वो है कुछ इस तरह से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। जी यहाँ पर इस पाए से तो आप ऑलरेडी वाकिफ हैं।
पाई की वैल्यू क्या होती है? जी 3.14। हाँ जी, असल में होती है 22 डिवाइडेड बाय 7, जिसको हम जी बाद में 3.14 और इससे आगे भी डिजिट्स होते हैं, लेकिन हम 2 डिजिट्स तक इस तरह से लिख रहे होते हैं। जी जबकि 4 तो एक नंबर ही है, ठीक है। जबकि एप्सिलॉन नॉट ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और ये है एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू जो है ना वो कांस्टेंट है, और वो कितनी है? वो है ठीक है। 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और इसका यूनिट भी होता है पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर्ड कॉलम स्क्वायर्ड। सही है। जी तो पाए की ये वाली वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करेंगे, और इस एप्सिलॉन नॉट की ये वाली वैल्यू जब यहाँ पे पुट करेंगे, और फिर इस इन वैल्यूज को मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे, तो इस के की एक कांस्टेंट वैल्यू सामने आएगी, और वो वैल्यू क्या है? 9.0 इंटू 10⁻⁹, और इसका जो यूनिट बनेगा वो बनेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर्ड पर कॉलम स्क्वायर्ड। सही है। ठीक है। जी तो अभी तक आपको डेफिनेशन पता चली कॉलम्स लॉ की, फार्मूला पता चला, वो फार्मूला आया कहाँ से वो पता चला, और उस फार्मूले के अंदर जो कांस्टेंट टर्म के है वो क्या है, उसको फाइंड आउट किस तरह किया जाना है, वो सारी चीज़ें पता चली। उस फार्मूले के अंदर जो कांस्टेंट टर्म्स है मज़ीद वो क्या हैं, उनके बारे में, उनके यूनिट्स के बारे में पता चला। और जब हम इस फार्मूले के अंदर वो वैल्यूज पुट करते हैं, तो उसके बाद के की जो फाइनल वैल्यू आती है वो क्या है, वो आपको पता चली। ये सारी एमसीक्यूज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है ठीक है। जी। तो एक और चीज़ जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए वो ये कि इस के की ये जो वैल्यू आ रही है ये किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो हम कह सकते हैं, ये एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि डिपेंडेंस ऑफ के कांस्टेंट, तो ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो जो चार्जेस है ना Q1 Q2, इनके जी दरमियान में मौजूद मीडियम के ऊपर, कि इनके दरमियान में क्या चीज़ मौजूद है, ठीक है, मीडियम बिटवीन द चार्जेस ठीक है। करती है। दूसरा है क्या, इन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए जो यूनिट्स इस्तेमाल किए गए हैं उन यूनिट्स के ऊपर डिपेंड करती है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक आपने है। फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि 3 किस्म के डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं, याद है आपको? जी बता सकती हैं कौन जी कौन सी, कौन कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे? 3 थे। हाँ जी बिल्कुल। एक तो एमकेएस सिस्टम था, शाबाश, MKS, और एक जीसीएस, CGS सीजीएस, एंड FPS। और जी FPS, ठीक है। तो हमारे इस जी कॉलम कांस्टेंट की वैल्यू मेजरली डिपेंड करती है इन दो फैक्टर्स पे। उन दो में से पहला फैक्टर मीडियम बिटवीन द चार्जेस, एंड द अदर फैक्टर इज सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच वी आर मेजरिंग द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो नेक्स्ट है हमारे पास वेक्टर फॉर्म ऑफ कॉलम्स लॉ। अभी आपने देखा कि हमारे पास जो कॉलम्स लॉ को की मदद से फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला आया है वो कुछ इस तरह से आया है। F = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। ऐसे ही है। जी। ओके। तो अब मुझे बताएं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है? वेक्टर। शाबाश, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी के अंदर दो चीजें होती हैं, कौन कौन सी? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। शाबाश। तो आपको नजर आ रहा होगा कि ये जो फार्मूला है ये सिर्फ फोर्स के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा जी है ना? जी ओके, ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है।
तो हमें जी इसको वेक्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करना चाहिए। ठीक है। तो उसके लिए हम वो दो चार्जेस जो हमने स्टार्ट में ज्यूम किए थे, एक चार्ज था Q1, दूसरा चार्ज था Q2, और उनके सेंटर्स के दरमियान में जो डिस्टेंस था वो क्या था, और R था। तो ये लाइक चार्जेस हैं तो इनके दरमियान में रिपल्जन की फोर्स होगी, ऐसे ही है ना। जी जी दोनों जो चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करके दूर भेजने की कोशिश करेंगे। तो अब Q1 Q2 के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, उस फोर्स को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं F12 वेक्टर से। ठीक है। जी F12 वेक्टर कौन सा वेक्टर है, वो वाली फोर्स का वेक्टर जो फोर्स Q1 चार्ज ने Q2 के ऊपर एक्सर्ट की। ठीक है। ठीक है। Q2 ने Q1 के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट की उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं F21 से। सही है। जी ओके। तो यहाँ पर हम थोड़ा रुकते हैं और कुछ रिकॉल करते हैं कॉन्सेप्ट्स। आपने फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 2 में वेक्टर्स वाले चैप्टर में यूनिट वेक्टर पढ़ा था। जी यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर असल में एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और वो किसी ना किसी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे ही है। जी जी तो अगर हम F21 वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला यूनिट वेक्टर अज्यूम करें, वो यूनिट वेक्टर हम R12 का नाम उस यूनिट वेक्टर को दे देते हैं। ठीक है। जी R12 वो यूनिट वेक्टर है जो F12 की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। ठीक है। जबकि F21 की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाले यूनिट वेक्टर क्या होगा, F2 R21। R21। शाबाश। तो फिर से दोबारा मैं फर्स्ट ईयर की तरफ जाऊंगा, वहां पे हमने देखा था कि जब हम लिखते थे किसी एक वेक्टर ए को, तो हम उसको लिखने के लिए मैथमेटिकली कुछ ये तरीका इस्तेमाल करते थे कि हम उसके मैग्नीट्यूड को उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते थे, ऐसे ही है। जी तो वो एक मुकम्मल जी वेक्टर बन जाता था। तो इसी तरह जी हम F12 और F21 को इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की टर्म में लिखने लगे हैं। देखें जरा, अगर मैं लिखूं F12 वेक्टर दैट शुड बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को हमने F से रिप्रेजेंट किया हुआ है यहाँ पे, जी जबकि F12 की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया हुआ है R12 यूनिट वेक्टर से, है ना। जी तो इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन P का नाम दे देता हूँ। ठीक है। अभी हमने उस फोर्स को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जो फर्स्ट चार्ज ने सेकंड चार्ज के ऊपर एक्सर्ट की। अब हम जी क्या करने जा रहे हैं, अब हम F21 को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं और आप मेरी हेल्प करेंगे इसको रिप्रेजेंट करने में। मुझे बताएं किस तरह लिखेंगे F21 वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में किस तरह लिखेंगे। F फोर्स और फिर R21 यूनिट वेक्टर। शाबाश, R21 यूनिट वेक्टर। इस रिलेशन को मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 4 का। तो ये इक्वेशंस कैसे बनी इस डायग्राम की मदद से आपको पता चला। जी ओके। तो अभी आपने बताया कि जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं उनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ऐसे ही है। जी तो हम R21 और R12 को इस तरह लिख सकते हैं कि R12 जो यूनिट वेक्टर है वो असल में R21 वेक्टर के यूनिट वेक्टर के है तो इक्वल, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जी ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये चीज हमें इस डायग्राम से नजर भी आ रही है कि R21 की डायरेक्शन R12 की डायरेक्शन के बिल्कुल ऑपोजिट है। जबकि दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं तो उनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, क्योंकि यूनिट वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड 1 होता है चाहे जो मर्जी यूनिट वेक्टर ले लें।
जी ऐसे ही है। तो इस इक्वेशन जी। को मैं इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे देता हूँ। ये सारा काम क्यों कर रहे हैं, अभी जब फाइनल रिजल्ट आएगा आपके सामने तो आपको पता चल जाएगा। तो इस इक्वेशन नंबर 5 से मैं R12 यूनिट वेक्टर की ये वाली वैल्यू उठा के पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 3 में। सही है। ओके। तो हमारी इक्वेशन नंबर 3 कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगी। F12 वेक्टर will become equal to F इंटू R12 की जगह पे क्या वैल्यू आ जाएगी, नेगेटिव ऑफ R21। माइन। जी R21 यूनिट वेक्टर। सही है। जी। तो अगर मैं इस माइनस साइन को बाहर अलहदा से लिख दूं तो भी मैथमेटिकली कोई गलती नहीं होगी। इस तरह मतलब इसको लिखा जा सकता ठीक है। है ना। जी तो अब अगर हम इस वाली इक्वेशन को गौर से देखें तो इस इक्वेशन में ये वाली जो टर्म है इक्वेशन नंबर 4 में वो वाली टर्म F21 के इक्वल आ रही जी है ना, कि जी। FR21 यूनिट वेक्टर इक्वल है F21 टू वेक्टर के। वन। तो हम इस पूरी पूरी टर्म की जगह पे F21 लिख सकते हैं। जी तो हमारे पास क्या रिलेशन बन रहा है, F12 फोर्स इक्वल है नेगेटिव ऑफ F21 फोर्स की, है ना। जी। एक मिनट, पहले मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ। F12 जो फोर्स है वो इक्वल है नेगेटिव ऑफ F21 फोर्स की। तो यहाँ पर आपके सामने एक रिजल्ट आ रहा है। वो रिजल्ट क्या है, जी रिजल्ट कहता है कि Q1 की मदद, Q1 की तरफ से Q2 के ऊपर लगाई जाने वाली जो फोर्स है वो असल में उस फोर्स के इक्वल है जो Q2 ने Q1 के ऊपर लगाई, लेकिन इन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन। तो हमें ये रिजल्ट बताता है कि कॉलम्स लॉ जो है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक काम करता है। ये एक रिजल्ट सामने आया ना, ठीक है। जी कि कॉलम्स लॉ ऑपरेट्स इन अकॉर्डेंस टू द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, राइट। ठीक है। आगे। जी ओके। तो मैं इसको जरा क्लियर कर देता हूँ। एंड नेक्स्ट स्लाइड इज दिस, कॉलम्स लॉ इन मटेरियल मीडियम। अभी तक हमने जो स्टार्ट में कॉलम्स लॉ का फार्मूला देखा है वो ये देखा है मैग्नीट्यूड का। तो ये फोर्स उस वक्त की फोर्स है जब हमने इन चार्जेस के दरमियान में फ्री स्पेस रखी हुई है। क्या रखी हुई है, ठीक है। फ्री स्पेस। फ्री स्पेस रखी हुई है। लेकिन अगर हम इन चार्जेस के दरमियान में फ्री स्पेस की जगह पर कोई मटेरियल मीडियम रख दें, कोई इंसुलेटर रख दें, जैसा कि लकड़ी रख दें, जी। उस इंसुलेटर को बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक। क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक। तो इन चार्जेस के दरमियान में डाइलेक्ट्रिक के मौजूद होने की वजह से ये जो फोर्स है ये फोर्स कम हो जाती है। क्या हो जाती है, ठीक है, कम हो जाती है। तो उस फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला जो हमारे पास बनता है वो कुछ इस तरह से लिखा जाता है। सही है। जी इसमें और इसमें क्या फर्क नजर आ रहा है आपको, यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, यहाँ पर जो जी। ये एप्सिलॉन है ये परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है। ये क्या है, ठीक है। परमिटिविटी ऑफ। परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अब एक और नई टर्म आती है उसका नाम है रिलेटिव परमिटिविटी, कि अगर हम मीडियम की परमिटिविटी को डिवाइड करें स्पेस की परमिटिविटी पर। क्या कहा मैंने, मीडियम की परमिटिविटी को अगर स्पेस की परमिटिविटी से डिवाइड करें।
तो वो एक नई टर्म बनती है, उसको कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलते हैं? ठीक है, relative permittivity। एप्सिलॉन आर। ठीक है। और यहाँ से अगर मैं एप्सिलॉन नॉट को इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो एप्सिलॉन की वैल्यू कुछ इस तरह से बन जाएगी, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, है ना। जी। तो अगर मैं इस एप्सिलॉन की वैल्यू को यहाँ पे पुट करूँ तो मीडियम की मौजूदगी में फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला कुछ चेंज हो जाएगा। वो क्या चेंज होगा? वो ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ऐसे ही है। जी। तो मीडियम की मौजूदगी में फोर्स को लिखने के दो तरीके आ गए, एक तो ये, दूसरा ये इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी, ये इन टर्म्स ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ठीक है। ठीक है। और ये रिलेटिव परमिटिविटी क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है। सही है। अच्छा, एक और चीज सुन लो कि ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो एक जैसी टर्म्स का रेशियो है, तो इसका कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है। ठीक है। परमिटिविटी का कोई, रिलेटिव परमिटिविटी का कोई कोई यूनिट unit नहीं नहीं हो। होता, जबकि परमिटिविटी का होता है। जी। ठीक है। इसको नो यूनिट कहेंगे या ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ठीक है। जी। और इसकी वैल्यू हमेशा, रिलेटिव परमिटिविटी की जो वैल्यू होती है किसी भी मीडियम के लिए, वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। ये बात भी ध्यान में ठीक रखना। है। ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर है? जी। ओके। अगर यहाँ से एक और डेफिनेशन भी मैं आपके लिए ड्राइव करके देना चाह रहा हूँ, वो क्या है वो देखें जरा। इस वाली इक्वेशन को देखें और इस वाली इक्वेशन को देखें। इस इक्वेशन को मैं थोड़ा चेंज करके लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखें, एफ मीडियम 1/एप्सिलॉन आर, सही है, इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इस तरह लिखा जा सकता है ना ये वाला फार्मूला। जी। हमने सिर्फ एप्सिलॉन आर को बाहर करके लिख दिया। तो ये कैपिटल ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है वो सारी एफ के इक्वल है ना। जी। देखिए 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर इक्वल है एफ के। तो इसका मतलब है कि इस पूरी टर्म की जगह पर हम एफ लिख सकते हैं। ठीक है। जी। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह, एफ मीडियम इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन आर इंटू एफ। और ये फोर्स किस वक्त की फोर्स है? जब यहाँ पर फ्री स्पेस या वैक्यूम मौजूद था, जब चार्जेस के दरमियान ठीक में है। फ्री स्पेस या वैक्यूम मौजूद। वैक्यूम मौजूद हो। तो हम यहाँ पे छोटा सा भी AC लिख देते हैं ताकि हमें पता रहे कि ये वैक्यूम वाली फोर्स है। तो इस एप्सिलॉन आर को मैं इधर लेकर जा रहा हूँ और इस एफ मीडियम को इधर लेकर आ रहा हूँ। तो एप्सिलॉन आर के लिए एक और फार्मूला आपके सामने आ रहा है, वो क्या है? फोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम। मीडियम। तो ये भी हमारे पास एक फार्मूला है डिफाइन करने के लिए रिलेटिव परमिटिविटी को। रिलेटिव परमिटिविटी का एक और नाम भी ठीक है। होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है। फिर से बताएंगे? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है। ओके। तो नेक्स्ट देखें, मैं जो आपको बातें बताना चाह रहा था कि रिलेटिव परमिटिविटी होती है ना, जो यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, आपकी बुक में भी ये टेबल जी। मौजूद है। जितने भी मटेरियल्स हैं, जितने भी मटेरियल्स हैं, उन सब की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स की जो वैल्यू है, रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यूज है, वो 1 से ऊपर है। सही है ना। जी। जी। सबसे कम वैक्यूम की है 1, और सबसे ज्यादा अगर मैं देखूं तो वाटर की है 78.5। ठीक है। जी। ओके। उससे नेक्स्ट हमारे पास है लिमिटेशन ऑफ कॉलम्स लॉ। तो कॉलम्स लॉ की लिमिटेशन में ये है
कि कॉलम क्लास सिर्फ ऐसे सिचुएशन में अप्लाई किया जा सकता है जब जो चार्जेस का साइज है, Q1 और Q2 का साइज, उन चार्जेस के दरमियान में सेपरेशन से बहुत छोटा हो। समझ में आ रही है बात? चार्जेस का नहीं। साइज देखें, अगर इस चार्ज को देखें, इसका डायमीटर लेट्स सपोज 1 सेंटीमीटर है, इसका जी 0.5 सेंटीमीटर है, जबकि इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। तो आप देख ही सकती हैं कि चार्ज का साइज कम है और इनके दरमियान का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो इस सिचुएशन में हम कॉलम जी लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो कि चार्जेस का साइज बड़ा हो, उनके दरमियान में सेपरेशन जो हो वो बहुत कम हो साइज ऑफ द चार्ज के लिहाज से, तो उस वक्त हम कॉलम लॉ को अप्लाई नहीं करते। किसी भी मीडियम की, मटेरियल मीडियम की वो प्रॉपर्टी जो ये बताती है कि वो मीडियम अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को कितना गुजरने देता है, कितना नहीं गुजरने ओके। देता। इलेक्ट्रिक फील्ड को गुजरने देने से के खिलाफ अपोजिशन का नाम है परमिटिविटी। द अपोजिशन प्रोवाइडेड बाय द मटेरियल मीडियम अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड परमिटिविटी। ठीक। क्या कहा है मैंने? Opposition provided by material medium against the electric field is called permittivity. गुड गर्ल। ये वाला सवाल भी आपकी तरफ से होना चाहिए था कि पॉइंट चार्ज क्या होते हैं। अब ये जो पॉइंट चार्ज है ना, ये एक हाइपोथेटिकल चार्ज है, रियल चार्ज नहीं है। ठीक है? ठीक स्पेस के है। अंदर किसी भी ऐसे पॉइंट के ऊपर चार्ज की वैल्यू पॉइंट चार्ज कहलाती है जिस पॉइंट की कोई डायमेंशन ना हो। चार्ज होना पॉइंट पार्टिकल, क्या लिख देता हूं मैं आपके लिए, चार्ज ऑन आ पॉइंट पार्टिकल इज कॉल्ड पॉइंट चार्ज। ठीक। अब पॉइंट पार्टिकल क्या होता है? जिस पे पॉइंट चार्ज होता है। शाबाश। पॉइंट पॉइंट पार्टिकल ऐसा पार्टिकल होता है जिसकी कोई डायमेंशन ना हो, ठीक पार्टिकल विच हैव नो डायमेंशंस। ठीक है? ये हाइपोथेटिकल है, जी। रियल में नहीं होता, रियल में कभी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। तो रियल में हम कंसीडर करते हैं इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट पार्टिकल, लेकिन उसकी डायमेंशंस हैं, तो वो आइडियल पॉइंट पार्टिकल नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको कंसीडर कर रहे होते हैं। ठीक है? सही। तो पॉइंट पार्टिकल क्या होता है? विच हैज नो डायमेंशंस। जी सारी बातें समझ भी आई? जी जी। ओके। तो यहाँ पर आने के बाद हमारी कहानी जो है कॉलम की वो कंक्लूड हो जाती है, एंड हो जाती है।